हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं पूजा सिंघई आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का सेकंड पार्ट। इसके पहले मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं मेंस में, वो अपलोड किए थे। यदि आपने पहले वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले इसका पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे गए हैं पिछले सालों में और आगे पूछे जाने की संभावना है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज रेनेसा? और पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में होने के क्या कारण हैं? तो देखिए, पुनर्जागरण की शुरुआत इटली। पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनः जागना। पुनः जागना का मतलब होता है कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से जो विरोध हो रहा है, मतलब जो कानून है उन कानूनों का विरोध करके एक मानवता के लिए जो लड़ाई लड़ी गई वो पुनर्जागरण के अंतर्गत आता है। तो पुनर्जागरण का सूत्रपात सबसे पहले इटली से ही क्यों हुआ? तो इसके प्रमुख 3 कारण थे। सबसे पहला जो कारण था वो था इटली की भौगोलिक स्थिति। दूसरा कारण था कुस्तुनतुनिया का प्रभाव, कुस्तुनतुनिया का पतन का प्रभाव। और तीसरा था उदारवादी समाज। अब हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि जो पहला कारण है वो क्या है। ज्योग्राफी, जो इटली की जो ज्योग्राफी कंडीशन है वो भौगोलिक स्थिति। तो इटली का पश्चिमी एवं पूर्वी दुनिया के बीच में भूमध्य सागर में स्थित होना। देखिए, इटली के पश्चिम व पूर्वी दुनिया के बीच में जो भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर में स्थित होना, फलस्वरूप पश्चिम एवं पूर्वी सभ्यता का मिलन समुद्री परिवहन के द्वारा संभव हुआ। तो पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता का जो मिलन हुआ वो समुद्री परिवहन के द्वारा हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि यातायात के द्वारा, परिवहन के द्वारा एक दूसरे देशों से संपर्क बढ़ा, जो बहुत बड़ा कारण था इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत का। फिर जो दूसरा कारण है वो है कुस्तुनतुनिया के पतन का प्रभाव। कुस्तुनतुनिया क्या था? तो कुस्तुनतुनिया पर कट्टरपंथी तुर्कों का अधिकार होने के कारण यूनानी विद्वानों ने सबसे पहले इटली में ही शरण की। एक स्थान है कुस्तुनतुनिया जो कि इस्लाम की दृष्टि से भी, ईसाई की दृष्टि से भी और अन्य धर्मों की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। तो जब कुस्तुनतुनिया में कट्टरपंथी तुर्कों ने अधिकार कर लिया तो यूनानी विद्वानों ने सबसे पहले कहाँ पर शरण ले ली? इटली में शरण ले ली। तो कुस्तुनतुनिया में जितने भी महान लोग थे, विशेषज्ञ थे, विचारक थे, वो सब कुस्तुनतुनिया पर जब तुर्कों ने आक्रमण कर लिया तो वो सब कहाँ आ गए? वो इटली आ गए। तो इटली में क्या हुआ कि बहुत सारे विद्वानों का जो था वो प्रभाव पड़ा। अब यहाँ पर उदारवादी समाज था, तो इटली में सामंती प्रथा तथा अन्य देशों की तरह दृढ़ न होने के कारण समाज अधिक उदार था। यहाँ के लोग लिबरल विचारधारा वाले थे और गतिशील थे। फलस्वरूप यूनानी दार्शनिकों तथा उनके विचारकों को आत्मसात किया। जब दांते ने या एरास्मस ने या रूसो ने जो भी अपनी रचनाएं की तो उनका प्रभाव बहुत अधिक पड़ा, क्योंकि लोग उदारवादी थे तो वो मतलब रिजिड विचारधारा के नहीं थे, जिसके कारण क्या हुआ कि वो उनके अंदर जो एक्सेप्टेंस था वो अधिक था। फिर पोप का अधिकार। तो इटली में कुछ प्रगतिशील पोप द्वारा विद्वानों व कला को क्या किया गया? उनका संरक्षण किया गया। जैसे निकोलस टी द्वारा वेटिकन पुस्तकालय की स्थापना की गई। फलस्वरूप क्या हुआ? अब लाइब्रेरी है तो लोग वहाँ पर पढ़ने जाएंगे, जब वो बुक्स को पढ़ेंगे तो उनके अंदर विज्ञान और चेतना का विकास होगा। फिर व्यापारिक समृद्धि। व्यापारिक समृद्धि भी इटली में पुनर्जागरण का एक प्रमुख कारण था। कैसे था? तो चूंकि वहाँ पर अनुकूल भौगोलिक स्थिति से क्या हुआ? व्यापारिक समृद्धि आई, जिससे मिलान, नेपल्स, वेनिस जैसे नगरी जो महानगरों का विकास हुआ तो वो भी यहीं पर हुआ, जिसके कारण ये नगर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। समृद्ध व्यापारिक वर्ग विद्वानों, कलाकारों, साहित्यकारों के संरक्षण तथा शिक्षा विकास में खर्च हुआ। अब देखिए, ये तो साइकिल ऐसे ही चलती है, जो सिस्टम होता है कि यदि लोग समृद्ध हैं तो वो क्या करेंगे? उनको शिक्षा का अधिकार मिल पाएगा। यदि वो शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो उनके अंदर ज्ञान का विकास होगा, जिससे वो सभी प्रकार का आर्थिक, सामाजिक क्या कर सकेंगे? विकास कर सकेंगे। तो इस तरीके से व्यापारिक समृद्धि ने भी पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। तो आप निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं कि इस प्रकार हम पाते हैं कि इटली में ही कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां थीं जो कि पुनर्जागरण में सहायक थीं, जो अन्य देशों में नहीं थी।
तो तात्कालीन परिस्थितियों के कारण इटली में पुनर्जागरण हुआ। इस तरीके से आप समराइज करके अपने आंसर को लिख सकते हैं। आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद आए सामाजिक परिवर्तनों की चर्चा करिए। या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति क्यों शुरू हुई, इंग्लैंड में ही क्यों हुई। तो औद्योगिक क्रांति क्या है? औद्योगिक क्रांति से तात्पर्य उत्पादन प्रणाली में हुए उन आधारभूत परिवर्तनों से है जिसके परिणाम स्वरूप जनसाधारण को घरेलू उद्योग धंधों को छोड़कर नए प्रकार के बृहद मशीनीकृत उद्योगों में से एक ही छत के नीचे मालिक की देखरेख में काम करने का अवसर मिला। इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो क्या बताता है कि पहले लोग क्या करते थे, जैसे कुटीर और लघु उद्योग रहते वैसे कार्य करते थे, छोटे छोटे उद्योगों में कार्य करते थे। लेकिन जब मशीनीकरण आया तो बड़े बड़े कारखानों का निर्माण हुआ जहाँ पर लोग बड़ी संख्या में समूह में कार्य करने लगे, जिसके कारण क्या हुआ कि जो विकास का स्तर था वो बहुत अधिक बढ़ा। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं इंट्रोडक्शन में। फिर इंग्लैंड में क्या क्या भौगोलिक परिवर्तन हुए, तो आर्थिक प्रगति हुई। तो जब मशीनीकरण होगा, लोग अधिक संख्या में काम करेंगे तो अधिक प्रोडक्शन होगा तो हम उसे क्या कर पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जिससे के कारण इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और आर्थिक प्रगति होगी। फिर नगरों का विकास हुआ, यातायात के साधनों में वृद्धि आई, कारखाना प्रथा का जन्म हुआ, सर्वहारा वर्ग का उदय हुआ, लेजर फेयर का उदय हुआ, सामाजिक संरचना में परिवर्तन हुआ, कुटीर उद्योगों का पतन हुआ और बड़े उद्योगों का विकास हुआ। देखिए ये सारी चीज़ें ना बहुत कॉन्सेप्चुअल हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पता है और थोड़ी भी जानकारी है तो आप बहुत अच्छे से आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आर्थिक प्रगति, तो आर्थिक प्रगति में आप क्या लिख सकते हैं कि उत्पादन वृद्धि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई, जिससे क्या हुई, आर्थिक समृद्धि आई। फिर नगरों का विकास हुआ, तो नगरों के विकास के कारण क्या हुआ कि प्रव्रजन के कारण नगरों का अनियंत्रित विकास होने से स्वास्थ्य सुरक्षा की समस्या उत्पन्न हो गई। मतलब प्रव्रजन के कारण मतलब लोग बाहर से आके महानगर जो बने उनमें रहने लगे। तो पहले तो नियंत्रित जनसंख्या थी तो सारी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मिल जाता था, लेकिन फिर हेल्थ, सिक्योरिटी और शिक्षा अन्य क्षेत्रों की समस्याएं उत्पन्न हुई। फिर यातायात के साधनों में वृद्धि, तो आर्थिक विकास होगा तो लोग बाहर से भी आएंगे तो क्या होगा कि यातायात के साधनों में वृद्धि होगी और रेल, सड़क, जल परिवहन के द्वारा कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। तो मैनचेस्टर स्वेज नहर जैसी चीज़ों का निर्माण हुआ। फिर कारखाना प्रथा का जन्म हुआ। इसके पहले कोई ऐसी प्रणाली नहीं थी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी, लेकिन जब मजदूरों द्वारा एक ही छत के नीचे मशीनों के माध्यम से काम किया जाने लगा तो धीरे धीरे कारखाने डेवलप होते गए। फिर सर्वहारा वर्ग, तो ये क्या है कि कारखाना प्रथा में मजदूरों का शोषण होने लगा। मजदूरों से लगातार काम करवाया जाता था और उनको उतना वेतन भी नहीं दिया जाता था। फिर धीरे धीरे जब श्रमिकों ने मतलब उनको ये बात समझ में आई कि ये तो बहुत अति हो रही है, तो फिर क्या हुए, श्रमिक सुधार कानून लाए गए, एक्ट लाए गए, जैसे 1802 और 1919 का कारखाना अधिनियम। फिर लेजिस फेयर का उदय, ये क्या है, लेजिस फेयर पूंजीपति वर्ग द्वारा सरकार पर अर्थव्यवस्था में किसी भी तरीके का हस्तक्षेप ना करने का दबाव डाला जाने लगा। देखिए जो कैपिटलिस्ट हैं, जो पूंजीपति वर्ग हैं जिनके पास में अधिक पैसा है, उन्होंने कहा कि सरकार कोई हमारे लिए नियम नहीं बना सकती, तो और सरकार का किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है लेजिस फेयर का उदय। फिर सामाजिक संरचना में परिवर्तन हुआ। अब सामाजिक संरचना में किस प्रकार परिवर्तन होगा कि पहले लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, क्योंकि लोग संयुक्त परिवार में अपने घर में काम करते थे, लेकिन अब अलग अलग लोग अलग अलग जगह पर काम करने के लिए जाने लगे, तो जिससे क्या हुआ कि एकल परिवार की प्रथा का जन्म हुआ और नैतिक मूल्यों का धीरे धीरे पतन होने लगा। कुटीर उद्योगों का पतन हुआ। अब जब बृहद मात्रा में उद्योग खुल जाएंगे तो छोटे छोटे उद्योगों में कोई काम नहीं करेगा, तो इस तरीके से कुटीर उद्योगों का पतन हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटेन में क्या हुआ, आमूलचूल परिवर्तन आया और ब्रिटेन जो है वो विश्व की उद्योगशाला कहलाने लगा। इस तरीके से ये आंसर आपको फ्रेम करना पड़ेगा। इसमें आप पहले पॉइंट में लिखिए, फिर आप एक एक कम से कम
पॉइंट मतलब हेडिंग डाल के एटलीस्ट आपको एक एक दो दो लाइन में इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, ये तो अभी पढ़ा है हमने। फिर मध्यकालीन यूरोप की सामाजिक आर्थिक राजनैतिक दशाओं का वर्णन कीजिए। तो मध्यकालीन यूरोप में किस तरीके की सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कंडीशंस थी, ये बताना पड़ेगा हमें। तो पहले हम इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा मध्यकाल की यूरोप के बारे में बताएंगे कि उस टाइम पे मध्यकाल का यूरोप कैसा था। तो यूरोप में 5वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक के कार्य को क्या कहा जाता है? मध्यकाल कब से कब तक का कार्यकाल है? तो 5वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक का जो कार्यकाल है वो क्या कहलाएगा? मध्यकाल कहलाएगा। फिर मध्यकालीन यूरोप की कुछ प्रमुख विशेषता थी सामंतवाद। उस टाइम पे मध्यकाल में यूरोप में कैसा वाद था? तो सामंतवाद था। इसमें किसानों को अपने उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा क्या है? लगान या बेगार के रूप में भूस्वामियों को देना पड़ता था। ये हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि सामंतवादी प्रथा कैसी होती थी। किसानों का शोषण किया जाता था और उनको अपनी उपज का एक बड़ा हिस्सा जागीरदारों को देना पड़ता था। तो यहाँ पर वही स्थिति है, ये सामंतवादों को देना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे सबसे पहले सामंतवाद ऊपर बताया गया है, फिर ये कैसे हायरार्की चलती थी। राजा होता था, फिर सामंत, इन्हीं को लॉर्ड्स बोला जाता है या फ्यूडल बोला जाता था। फिर बैरन होते थे, नाइट्स होते थे और फिर सबसे नीचे साधारण वर्ग, किसान वर्ग होता था। फिर ये हमको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से स्थिति है। तो सबसे ऊंचा जो मतलब सबसे सर्वोच्च पद पर कौन रहता था? राजा रहता था, जो पूरी भूमि का स्वामी होता था। फिर लॉर्ड्स या सामंत होते थे, जिन्हें ड्यूक भी कहा जाता था और अर्ल भी कहा जाता था। राजा इन्हें जागीरें देके बांट देता था। फॉर एग्जाम्पल, ये राजा है तो राजा ने कहा कि ये वाली इतनी ज़मीन किसी सामंत की है, इतनी ज़मीन किसी और सामंत की है, तो इतना जो इस एरिया का जो टैक्स कलेक्शन होगा वो इस एरिया का जो सामंत होगा उसे देना पड़ेगा। इस तरीके से अलग अलग क्या क्या किया जाता था, राजा के द्वारा भूमि का बंटवारा कर दिया जाता था। फिर बैरन क्या होता था? तो ड्यूक इन्हें जागीर बांटते थे। मतलब सामंत जो है वो किसको जागीर बांटते थे? तो सामंत बैरन को जागीर बांटते थे। इसके बदले में ड्यूक को सैन्य सहायता प्रदान करते थे। मतलब जागीर देते थे, जागीर सामंत द्वारा दी जाती थी और जो बैरन होते थे वो सामंत को क्या देते थे? सैनिक सहायता प्रदान करते थे। फिर नाइट्स क्या कहलाते थे? तो योद्धा या सैनिक वर्ग। जो सैनिक वर्ग हैं वो नाइट्स कहलाते थे। इनका मालिक कौन होता था? बैरन होता था। और साधारण वर्ग में तो कृषक मजदूर आ जाएंगे। इसको हम फिर से समझते हैं। देखिए, ये इतना टफ नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो राजा होता था, फिर राजा अपनी जमीन किसको देता था? तो सामंत को देता था या लॉर्ड्स को देता था। फिर जो सामंत हैं वो किसको कार्यभार सौंप देते थे? तो वो इसके अंडर में काम करते थे बैरन। तो बैरन सामंत को जमीन देता था और इसके बदले में इनको सैन्य सहायता मिल जाती थी। फिर इनके नीचे, बैरन के नीचे नाइट्स कार्य करते थे और सबसे नीचे जो आते थे वो साधारण वर्ग या मजदूर वर्ग आता था। फिर जो कृषक वर्ग थे, तो कृषक भी, जो किसान होते थे वो भी 3 प्रकार के होते थे। तो एक तो होते थे सबसे बड़े किसान या स्वतंत्र कृषक, जो सामंत से भूमि प्राप्त करके लगान देते थे। दूसरे होते थे कृषि दास, जो निश्चित समय में जमींदारों के यहाँ क्या करते थे? बेगार शेष समय अपने हाथों में काम करते थे। मतलब जब तक उनको मजदूरी मिल रही है तब तक तो वो अपने जमींदारों के यहाँ काम करेंगे। फिर उनको जो बचा हुआ समय मिल जाता था तो वो खुद के खेतों में काम करते थे। फिर दास कृषक वो होते थे, इनको सरफ बोला जाता था। ये मालिक के यहाँ बेगारी करते थे। बेगारी का मतलब होता है कि काम तो करते थे लेकिन उसके लिए उनको कोई पेमेंट नहीं मिलता था। इन पर अत्यधिक प्रतिबंध होते थे। इस तरह यह एक बंद अर्थव्यवस्था थी। बंद अर्थव्यवस्था मतलब कोई आदान प्रदान नहीं होता था। तो इस तरीके से आपको बताना है कि 3 प्रकार के कृषक वर्ग हुआ करते थे। फिर मध्यकालीन चर्च की स्थिति क्या थी? तो पोप जो होते थे वो सबसे प्रमुख होते थे। पोप मतलब होता है, आपने जो जैसे जो क्रिश्चियन लोगों के जो चर्च होते हैं वहाँ पर जो फादर होते हैं उन्हीं को पोप बोला जाता था, जो प्रमुख होते थे। ये राजा से शक्तिशाली होते थे। मतलब जो नियम कानून सब कुछ बनाया जाता था वो पोप के द्वारा ही बनाया जाता था। तो चर्च के पास अपार धन और भूमि होती थी, क्योंकि लोग आस्था का केंद्र थी चर्च, तो वहाँ पर बहुत सारा दान देते थे। चर्च ही शिक्षा की केंद्र थी। वहाँ पर आपने अभी भी देखा होगा बहुत सारे ऐसे चर्च होते हैं जो पूरे क्रिश्चियन स्कूल भी होते हैं।
तो इस तरीके से चर्च में ही शिक्षा दी जाती थी, जो लैटिन लैंग्वेज में शिक्षा दी जाती थी, जो जनसाधारण की पहुंच से बाहर थी। जो कृषकों के बच्चे हैं, जो मजदूरों के बच्चे हैं, उनको चर्च में पढ़ने का अधिकार नहीं था। अतः हम कह सकते हैं कि मध्यकालीन यूरोप एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, जिसमें एक प्रभुत्व संपन्न वर्ग, एक आर्थिक विपन्न वर्ग, मतलब एक तरीके से जैसे ग्रामीण स्थिति है कि एक तो व्यक्ति मालिक है जिसके पास सब कुछ है, और जो दूसरे व्यक्ति हैं वो बहुत ही निम्न स्तर के हैं, गरीब हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, तथा व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्या थी, शैक्षणिक असमानताएं थीं। तो चूंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि यूरोप की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दशाओं का वर्णन कीजिए, तो हमें इस तरीके से पूरा बताना पड़ेगा कि किस तरीके की कंडीशंस थी उस टाइम पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक क्वेश्चन है कि राष्ट्रसंघ के निर्माण के पीछे उत्तरदायी कारण की विवेचना कीजिए। इसके पहले मैंने जो लेक्चर बनाया था उसमें हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि राष्ट्रमंडल के विफल होने के क्या कारण थे। राष्ट्रमंडल बना लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, उसके कारण क्या थे, और यहाँ पर क्या बोला गया है कि राष्ट्रमंडल को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य रखे गए थे। तो यदि आपने वो वाला क्वेश्चन का आंसर देखा है तो आप बहुत कुछ रीजन तो बता देंगे, लेकिन हम इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने 14 सूत्रों में से एक के अंतर्गत विश्व शांति, मतलब इंटरनेशनल पीस की बात की थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति कायम हो सके। तो उन्होंने विश्व शांति के लिए क्या बनाई थी, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना कब की थी, 1920 में की थी। राष्ट्रसंघ का निर्माण किया, जिसके गठन में 4 प्रमुख राष्ट्र प्रमुख थे। कौन कौन से 4 प्रमुख देशों के व्यक्तित्व थे, तो इंग्लैंड से थे लॉयड जॉर्ज, इटली से थे ऑरिलैंडो, फ्रांस के थे क्लीमेंसो, और यूएसए के थे वुडरो विल्सन। जो मेन सबसे जो ये सारा कॉन्सेप्ट था राष्ट्रमंडल को बनाने का, वो किसका था, वो वुडरो विल्सन का था। इन चारों के नाम हो सके तो आप याद कर लीजिएगा, वरना वुडरो विल्सन आपको याद करना है। फिर कौन कौन से कारण थे उत्तरदायी कारण राष्ट्रमंडल को बनाने के, तो पहला कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक ऐसी संस्था की आवश्यकता महसूस की गई जो भविष्य में इस तरीके के भीषण युद्ध को नष्ट कर सके। इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझिए, अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसको समझें कि जैसे अभी रूस के बीच में और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, तो अभी वर्तमान में क्या कोई ऐसी संस्था है जो इस युद्ध के लिए कुछ संधि कर सकती है या शांति प्रस्ताव ला सकती है, तो जी हाँ, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो वैश्विक शांति के लिए कार्य करता है, जिसका उद्देश्य यही है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी कंडीशंस ना बने। तो उसी तरीके का कॉन्सेप्ट था इसको बनाने का, राष्ट्रसंघ को बनाने का। अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए वैश्विक संगठन की आवश्यकता को महसूस किया गया। राष्ट्रों के बीच गुप्त संधियों को रोकने के लिए और एक हेल्दी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने के लिए, एक स्वस्थ कूटनीतिक जो डिप्लोमेटिक संबंध है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उनके विकास के लिए एक मंच की आवश्यकता थी। क्या होता था कि बहुत सारे जो देश हैं उनमें गुटनिरपेक्षता की नीति तो पाई नहीं जाती थी। वो क्या करते थे कि अपना जो हित बनाने के लिए एक दूसरे से साझेदारी कर लेते थे, और जो अन्य देशों के साथ है उनके अगेंस्ट में प्लानिंग होती थी। तो इस तरीके का कुछ ना हो, लोग मिलजुल के शांतिपूर्वक रहें, इसके लिए बनाया गया था राष्ट्रसंघ। फिर विभिन्न राष्ट्रों के बीच में निशस्त्रीकरण, मतलब जो उनके पास जो अस्त्र शस्त्र हैं उनका, मतलब उनको कम करने के लिए सैन्यीकरण की होड़ को, जो एक कंपटीशन हो रहा था एक दूसरे के प्रति कि नहीं, जैसे यूएसए और रशिया के बीच में चलता रहता है कि कौन अधिक शक्तिशाली है, तो वैसा कंपटीशन, जो हेल्दी कंपटीशन तो बढ़े लेकिन जो नेगेटिव कंपटीशन है वो कम करने के लिए राष्ट्रमंडल को बनाने का उद्देश्य रखा गया था। फिर औपनिवेशिक शासन के फलस्वरूप अल्पसंख्यक समस्या के समाधान हेतु इस मंच की आवश्यकता थी। तो औपनिवेशिक शासन के फलस्वरूप अल्पसंख्यक समस्या के समाधान करने के लिए भी इस
शासन मतलब इस मंच की आवश्यकता थी। युद्ध के बाद यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में पुनर्निर्धारण और युद्ध क्षति की समस्या हेतु एक मंच की आवश्यकता थी, क्योंकि जो भी युद्ध हुए तो उनमें बहुत सारी जनधन की क्षति हुई थी। तो किस तरीके से जो विध्वंस हुआ है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभावित हुआ है, तो उसको फिर से रीडेवलप कैसे किया जाए। तो ये सारा जो उद्देश्य था, ये वुडरो विल्सन का ऐसा उद्देश्य था कि ऐसा कोई मंच होना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को बनाए रखे। यही सब कारण थे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र संघ को बनाने के। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर जो क्वेश्चन पहले मैंने बताया था कि ये प्रश्न पूछा गया था कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से ही क्यों हुई, इसको आपको संक्षिप्त में बताना है, लेकिन अभी हमें इसको डिटेल में ही बताना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन यदि आएगा तो ये लॉन्ग आंसर में ही पूछा जाएगा। अब देखिए, अब हमने इसके पहले पढ़ा था कि इंग्लैंड में वो सारी कंडीशन मौजूद थी जो वहाँ पर, क्योंकि मशीनीकरण आया था, जिसके कारण क्या हुआ कि लघु कुटीर उद्योग जो हैं वो बृहद उद्योग में कन्वर्ट हो गए थे। तो इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी में उद्योगों के क्षेत्र में आए क्रांतिकारी परिवर्तनों को औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी जाती है, जिसमें क्या हुआ कि उत्पादन प्रणाली में कुटीर उद्योग से परिवर्तित होकर कारखानों में मशीनीकरण बढ़ा। मशीनीकरण के आने से क्या हुए कि लघु और कुटीर उद्योगों के स्थान पर क्या हुए, बड़े बड़े कारखाने बन गए। फिर इंग्लैंड में ही क्रांति क्यों शुरू हुई, क्योंकि वहाँ पर राजनीतिक स्थिरता थी, शांति थी, प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, औपनिवेशिक विस्तार था, परिवहन का विकास हुआ था, भौगोलिक स्थिति वहाँ की अच्छी थी, सशक्त नौसेना थी और वैज्ञानिक तकनीकी क्रांति थे। मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जितने रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जो अप्लाइड कंडीशन होती हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ पर थी, इंग्लैंड में मौजूद थी। इसीलिए जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो कहाँ से शुरू हुआ, इंग्लैंड से शुरू हुआ। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या लिखना पड़ेगा। जैसे राजनीतिक स्थिरता और शांति में बता सकते हैं कि वहाँ पर इंग्लैंड में क्या था, इंग्लैंड में संसदीय प्रणाली है, जबकि अन्य देशों में निरंकुश राजतंत्र था, जिससे स्थिर आर्थिक नियोजन संभव हो सका। यहाँ पर कोई राजतंत्र नहीं था, जिसके कारण संसदीय व्यवस्था थी, तो जो भी पॉलिटिकल क्राइसिस थे वो नहीं आते थे, वहाँ पर एक स्टेबिलिटी बनी रहती थी और शांति रहती थी। फिर भौगोलिक स्थिति में क्या बता सकते हैं कि चारों ओर से इंग्लैंड जो था वो समुद्र से घिरा होने के कारण बंदरगाहों की कनेक्टिविटी अधिक रहती थी, जिसके कारण यातायात है वो सुलभ तरीके से हो पाता था। फिर प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता में क्या बता सकते हैं कि प्रचुर मात्रा में लोहा और कोयला ये उद्योगों की जननी कहलाती हैं। तो लोहा भी था मशीनीकरण के लिए और एनर्जी के लिए कोयले की भी उपलब्धता थी। तो प्राकृतिक संसाधन भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण थे यहाँ पर। फिर सशक्त नौसेना, एक स्ट्रॉन्ग नेवी। तो स्ट्रॉन्ग नेवी क्यों, क्योंकि जो यातायात होता था वो सब किससे होता था, वो पोर्ट से होता था। तो वहाँ पर क्या हो, सुरक्षा के लिए नेवी की भी आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर सशक्त नौसेना थी जो भी महत्वपूर्ण थी। फिर उपनिवेशिक विस्तार किस तरीके से कि जो व्यापार विकास हेतु सर्वाधिक उपनिवेश, यहाँ पर बहुत अधिक उपनिवेश भी आ जाता था, तो जो भी सहायता प्राप्त किया। फिर वैज्ञानिक तकनीकी क्रांति, तो इस टाइम पे यहाँ पर इंग्लैंड में बहुत सारे इन्वेंशंस हुए, बहुत सारे टेक्निकल साइंटिफिक इन्वेंशन हुए, जिसमें जैसे वाटर फ्रेम का आविष्कार हुआ, स्पिनिंग जेनी, हरग्रीव्स जो बास्प इंजन है, और सारे अन्य प्रकार के जो हैं वो इन्वेंशन हो रहे थे, जिसके कारण क्या हो रहा था कि बहुत अधिक विकास हो रहा था। फिर परिवहन का विकास हुआ, जल परिवहन हुआ, स्वेज नहर का निर्माण हुआ, और भी बहुत सारे ऐसे अनेक प्रकार के प्रगतिशील कार्य हुए जो कि औद्योगिक क्रांति के लिए एक मील का पत्थर साबित हुए। अतः हम क्या बता सकते हैं कि ब्रिज, वाटर कैनाल, स्वेज नहर, सड़क परिवहन का विकास हुआ। अतः हम देखते हैं कि इंग्लैंड में कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जिससे औद्योगिक क्रांति ने जन्म लिया, जो कि अन्य देशों में इतने समग्र रूप से विद्यमान नहीं थी। तो ये सारे हमें पॉइंट्स बताने पड़ेंगे। ये बहुत ही इजी है, यदि आपने एक बार कॉन्सेप्चुअली इस वर्ल्ड हिस्ट्री को समझ लिया ना, तो ये आप कभी भी नहीं भूलेंगे।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इतने ही क्वेश्चंस थे। इसके पहले मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन मैं पहले बता चुकी हूँ। यदि आपने ये सारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, जिसमें मैंने फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका, वर्साय की संधि क्या है, राष्ट्रसंघ की असफलता के कारण क्या है, यूरोप में सबसे पहले क्रांति फ्रांस से ही क्यों शुरू हुई, फिर नेपोलियन के सुधारों की व्याख्या और बहुत सारे हमने 3 मार्कर भी डिस्कस किए थे। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। देखिए, आपके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। 2019 का जो मेंस होने वाला है वो लास्ट जनवरी से शुरू हो जाएगा। तो अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। अब आपको बहुत ही पिन पॉइंट स्टडी करनी पड़ेगी और रिवीजन पर बहुत अधिक ध्यान देना पड़ेगा। और आंसर राइटिंग के लिए भी आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी मेंस के टॉपिक पे या प्रीलिम्स के टॉपिक पे लेक्चर बनाऊं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए कि आप कौन से टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं, क्योंकि मुझे पहले से भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। इसलिए आप मुझे बता दीजिए और मैं जो भी आपकी हेल्प हो सकती हूँ वो पूरी करने की कोशिश करूँगी। मेरा उद्देश्य ये है कि आप ये लेक्चर अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।